हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने अपना डबल कॉलम कैश बुक शुरू किया था। उसके बेसिक पॉइंट्स को हमने समझा था। आज मैं एक बार फिर से उसे रिकैप करवा देता हूं एक बारी, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या पॉइंट्स जो हमारे डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं जरा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो डबल कॉलम कैश बुक होता है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो कैश बुक हम लोग बनाते हैं, जैसा कि आपने सिंगल कॉलम कैश बुक में सीखा था आपने, तो वहां पे हमने अभी तक क्या सीखा था कि भाई एक टी शेप अकाउंट टाइप का बनता है, जिधर दोनों साइड में यानी कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में दोनों साइड में एक कॉलम होता है जिसे हम लोग कैश कॉलम के नाम से जानते हैं या अमाउंट के कॉलम के नाम से हम लोग जानते थे। इन द सेम वे डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, दो कॉलम होता है डेबिट साइड में और दो कॉलम होता है किधर, क्रेडिट साइड में। एक होगा अब हमारा कैश का, तो दूसरा होगा, इसके लिए भी मैंने ऑप्शन बताया था कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो एक तो बैंक प्लस कैश का कॉलम हो सकता है, पक्की बात है। दूसरा बैंक प्लस डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। तीसरा कैश प्लस डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है। सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ इसे कवर किया गया है, बट जो आईएससी वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कवर्ड है। तो मैं तीनों करा के चलूंगा ताकि उनका भी कवर हो जाए और सीबीएसई वाले का तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। ज़्यादा आप सीख लोगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, कम होगा तो भले ही नुकसान हो। तो हम ज़्यादा के अप्रोच पे चलेंगे, पक्की बात है। जब हमने कैश बुक देखा था तो मैंने आपको बताया था कि बैंक कॉलम जो होता है, चाहे वो सिंगल कॉलम कैश बुक का हो, डबल कॉलम कैश बुक का हो या ट्रिपल कॉलम कैश बुक का हो, यहाँ पे एक चीज़ें होती है कि जो कैश बुक का कॉलम होगा, कैश कॉलम कौन सा, ये जैसे कैश का कॉलम है, मान लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक का कैश कॉलम। तो कैश कॉलम, कैश बुक का कैश कॉलम जो होगा ये कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, नेवर बी इन निगेटिव, कभी नहीं हो सकता। यानी कि हमेशा जो बैलेंस होगा ना वो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। मतलब इसका ये है, बैंक कॉलम जो होता है डबल कॉलम कैश बुक का या ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, जो बैंक कॉलम होगा ये इट मे बी इन पॉजिटिव और इन निगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है। कैसे? पॉजिटिव का मतलब है डेबिट बैलेंस और निगेटिव का मतलब है क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमारे बैलेंस शीट में ये बैंक बैलेंस एसेट साइड में दिख रहा होगा, वो भी किधर, करेंट एसेट्स में। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि लायबिलिटी साइड में दिख रहा होगा, किस नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से, पक्की बात है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है एक बार इसे समझ ले जरा हम। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके अकाउंट में थे 5,000 रुपए और जरूरत पड़ने पे आपने 6,000 निकाल लिया, यानी कि 1,000 एक्स्ट्रा निकाल लिया, आपका बैंक बैलेंस निगेटिव हो जाएगा 1,000 रुपए से। तो ये जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है बैंक से, ये हर किसी को फैसिलिटी नहीं मिलता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। ये जनरली बिजनेसमैन को दिया जाता है, कारण कि उनका जो ट्रांजेक्शन होता है फ्रिक्वेंटली होता रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है बैंक से। तो बैंक उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि सपोज दैट उन्होंने किसी को चेक इशू किया और जिस टाइम पे चेक क्लियर होने के लिए पहुंचा ना, उस पार्टिकुलर टाइम पे बैंक बैलेंस कम था, तो बैंक बैलेंस कम होने की वजह से चेक बाउंस हो जाएगा और वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में है, तो सामने वाला हो सकता है कि आपके ऊपर केस कर दे बैंक डिसऑनर होने के रीजन से। तो इसलिए बैंक जनरली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपका बैलेंस इस अमाउंट तक भी कम होगा ना, अब वो चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपकी 5,000 की हो सकती है, 50,000 की भी हो सकती है, तो जो भी लिमिट होगा वहां तक हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव फिगर वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। भाई बैंक का उधार है तो हमें देना है ना, तो ये क्या है, लायबिलिटी। और ये दिखता कहाँ है, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, वो कहाँ दिखता है, बैंक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अंडर करेंट लायबिलिटी। पक्की बात है। अब एक और चीज समझते हैं जरा, हम नोट कर लेंगे आप इसे, मैं मिटा रहा हूं। देखा जरा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कैश रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सपोज दैट हमें 10,000 रुपए का कैश मिला और इसे हमने डिपॉजिट कर दिया, कहां पे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आप देखो यहां पे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। एक तो ये जो कैश का अकाउंट था हमारा, ये 10,000 रुपए से कम हो जाएगा और बैंक का अकाउंट 10,000 से बढ़ जाएगा। ये एक बिजनेसमैन का जो एसेट साइड होता है ना, उसी दोनों उसके मतलब एसेट साइड के दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, जिसे हम लोग अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म के बेसिस पे बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वन साइडेड अफेक्ट दे रहा है। पक्की बात है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो हमारे दो अकाउंट, वो भी कौन सा, दो, कैश एंड बैंक को अफेक्ट करता है, तो उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और इससे हम लोग लेजर फोलियो में इन द कैश बुक कॉलम कौन सा, लेजर फोलियो सी के नाम से डिनोट करते हैं। पक्की बात है। अब नेक्स्ट देखें जरा, एक चीज जो हमने सीखना है आज, क्या कि लास्ट क्लास में जब हम लोग सिंगल एंट्री पढ़ रहे थे तब की बात कर रहा हूं, एक चीज मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग अपने कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करते। क्यों? क्योंकि कैश बुक भी क्या हमारे लिए प्राइमरी बुक है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड डायरेक्ट यहां पे हो रहा है, तो इसलिए प्राइमरी बुक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग। और पोस्टिंग कहां करेंगे, पोस्टिंग करेंगे हम लोग लेजर में। तो लेजर पोस्टिंग कैसे होता है ये हमने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, कब, जब सिंगल कॉलम कैश बुक देख रहे थे। तो खैर अभी भी हम लोग एक बार एक एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे। फिलहाल एक और चीज समझते हैं हम लोग कि जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं ना, ये दो ही फॉर्म में हो सकता है, या क्या है कि तीन फॉर्म में हो सकता है। या तो परचेज करेंगे, सेल करेंगे। पहली बात तो ये फॉर्म क्या होगा वो देख लेंगे। या तो हम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, या तो सेल करेंगे अगर गुड्स देते हैं तो, या फिर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या फिर गुड्स को परचेज करेंगे, या फिर सर्विस को रिसीव करेंगे। यही दो चीजें हो सकती है, यानी कि हम गुड्स और सर्विसेज में ही डील कर सकते हैं, चाहे उसका परचेज या सेल। तो ट्रांजैक्शन या तो हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे। अब सेल परचेज की हम बात करें तो परचेज करेंगे तो हो सकता है हम लोग कैश में परचेज करें, नगद परचेज, या फिर क्रेडिट में परचेज करें, या कैश का ही पार्ट है जिसे हम लोग कैश में बोले कि कैश के बदले हम लोग बैंक के थ्रू परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पक्की बात है। अब देखिए जरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, छोड़ता इसको, फिर इधर समझते हम लोग। सपोज दैट हमने परचेज किया था राम से, परचेज फ्रॉम राम, कितने का, 10,000 का सामान, वो भी कैसे, ऑन क्रेडिट, उधार। पक्की बात है। अब जब हमने राम से उधार सामान खरीदा 10,000 रुपए का, तो राम हमारे लिए क्या हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। पक्की बात है। हमने सामान को सेल भी किया, किसे, रहीम को, सोल्ड गुड्स टू रहीम, सेल किया हमने किसको, रहीम को, फॉर ₹8,000 रुपीज, यानी कि 8,000 का सामान हमने रहीम को बेचा उधार। तो रहीम हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर, कितने अमाउंट के लिए, फॉर ₹8,000 ओनली, यानी कि अब 8,000 के लिए हमारे पास क्या हो गया, डेटर। पक्की बात है। अब रहीम से हमें पैसा लेना है और राम को पैसा वापस करना है। पक्की बात है यहां तक। तो अब मान लेते हैं कि रहीम हमें पैसा देगा, कैसे देगा, या तो कैश में, या फिर चेक में, या फिर नेट बैंकिंग, या जैसे भी, यानी कि कैश मोड में या बैंक के मोड में। हम लोग बैंक के सिर्फ चेक के मोड को समझ रहे हैं यहां पे कि चेक में देगा तो क्या होगा। जब पैसा हमें मिलता है ना, तो हम एंट्री क्या करते हैं,
अगर कैश में मिलता था तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए से, ये मिल रहा है तो टू किससे मिला भाई, रहीम से, तो टू रहीम अकाउंट कितने से, 8,000 रुपए से, पक्की बात है। लेकिन अब ना पैसा कैश में नहीं मिल रहा है, चेक में मिल रहा है, तो अब यहाँ पे एंट्री हम जनरली आपको याद हो तो क्या कर देते थे, डायरेक्टली हम लोग एंट्री कर देते थे बैंक अकाउंट। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की दरकार है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, समझेंगे अभी आप ये जरूर कॉपी कर ले। अगर कॉपी अभी नहीं किया था तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे जाके कॉपी जरूर कर ले। ध्यान दे यहाँ पे, अब ये जो चेक हमें मिला है, अब इसका क्या क्या हो सकता है वो हमें समझना है। ये जो चेक हमें मिला, इस चेक को हम क्या कर सकते हैं, या तो बैंक में डिपॉजिट करा दे, कब, इमीडिएटली, यानी कि बैंक में हम इसे डिपॉजिट कर दें, कब, तुरंत, यानी कि उसी दिन शाम तक हम क्या कर दें, डिपॉजिट कर दें। जितने भी कस्टमर से या पार्टी से पैसा आया था ना चेक के फॉर्म में, उस चेक को हम बैंक क्लोज होने तक हम क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। हमारा ऑफिस का या हमारा बिजनेस का एक अपना प्रिंसिपल है, तो उसी दिन करा दिया डिपॉजिट, ठीक है। हो सकता है उसे हम लोग रोक के रखे, हमारे पास भाई आदमी नहीं था ऑफिस में, ऑफिस का बंदा नहीं था, हमने सोचा चलो 2 दिन के बाद चला जाए, क्या दिक्कत भाई, 3 महीने की वैलिडिटी है, कोई बात नहीं, हमने रिटेन कर लिया, रखा है अभी तक। हो सकता है कि इसे हमने किसी और थर्ड पार्टी को दे दिया, पेज टू थर्ड पार्टी, और इसे हम लोग लीगली लॉ के टर्म में क्या कहते हैं, जब हम तीसरे पार्टी को देते हैं तो इंडोर्समेंट, हम चेक के साथ ये 3 काम कर सकते हैं, पक्की बात है। इसके बारे में ना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पता है कहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तब, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दें, अब तुरंत अगर डिपॉजिट हमने कर दिया तो इसका एंट्री हम लोग पता है क्या पास करते हैं, जो अभी तक आप लोग करते थे, ये वाला, कि जैसे ही आया और उसी दिन अगर हमें डिपॉजिट करवाना है तो हम एंट्री पास कर देते हैं क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। हम ये मान लेते हैं कि ये चेक हमारे बैंक में आ चुका है, बैंक में जमा हो गया, पैसा भी आ गया, हम ये मानकर चलते हैं, पक्की बात है। लेकिन अगर रिटेन करना हो, उस दिन जमा नहीं कर रहे हैं, बाद में करना है, कब, ये तय नहीं है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगले दिन भी हो सकता है, तो हम क्या करें, तो इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं क्या, चेक आया है ना, बैंक में नहीं गया ना, अभी भी हमारे हाथ में है ना, तो एंट्री हम क्या कर देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। नोट हो गया हो तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इंडोर्समेंट था यहां पे, ठीक ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इंडोर्समेंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितने से भाई, अमाउंट हो गया हमारा 8,000 रुपए से, किससे मिला, तो टू रहीम अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, पक्की बात है। अब ये चेक जब हम जमा करेंगे ना, सपोज दैट कि हमें मिला है 1 अप्रैल को, तो हमने 1 अप्रैल को तो एंट्री कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, पक्की बात है। अब इसे अगर हम डिपॉजिट करते हैं 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करें, रहीम को तो ऑलरेडी हमने क्रेडिट किया था। अब ये जो हाथ में था ये गया ना, तो इसको हम लोग खत्म कर दे, डेबिट था क्रेडिट कर देंगे तो खत्म कहानी। टू चेक इन हैंड अकाउंट, अमाउंट जो रहा होगा यानी कि 8,000 रुपीज, पक्की बात है। ये एंट्री हमने पास ऑन कर दिया। रिटेंशन अगर हमने करा था चेक का और जब डिपॉजिट किया तो हमने ये एंट्री किया, और आप देखें तो अल्टीमेट एंट्री क्या बना, देखो जी, डेबिट क्रेडिट, कहानी खत्म, कट गया।
बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। और ये देखो ना, अल्टीमेट तो यही बना ना, लेकिन इससे ये हुआ कि जिस दिन आया उस दिन हमने चेक इन हैंड इसलिए रखा कि अगर बाई चांस हम बैंक में जाके अपना चेक कराए तो बैलेंस डिफर करेगा, क्योंकि हमने एंट्री पास कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक में पैसा तो आया ही नहीं है, तो बैंक का बैलेंस 8,000 रुपये से कम दिखाएगा और कैश बुक के बेसिस पे बैंक का बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा, डिफरेंस आएगा तो प्रॉब्लम होगी। और इस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करेंगे हम, नए एक और चैप्टर पढ़ेंगे तब, कौन सा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पक्की बात है। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने ऐसा कुछ एंट्री कर लिया ताकि एग्जैक्ट फिगर हमें पता चल सके, हमें ये पता चल सके कि हमारा चेक है कहाँ पे, बैंक में गया या रखा है, क्या हुआ नहीं हुआ। पक्की बात है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मिटा दो में से, चलो जी रहने देते हैं, यहां देखते हैं। पेज टू थर्ड पार्टी, तीसरे पार्टी को हमने दे दिया, जिसे हमने क्या नाम दिया, इंडोर्समेंट लीगली। पक्की बात है। अब ध्यान दे जरा, आ गया यहां पे, इसको भी हम कंसीडर करते हैं, ये वाली एंट्री को हमने अभी देखा था कि हमने मिटा रहा हूं ताकि स्पेस मिले पूरा। नोट नहीं किया हो तो फिर मैं बोलूंगा कि वीडियो को बैक करे, पॉज करे और नोट कर ले, पहले बहुत जरूरी है। देखे जरा, राम हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। पक्की बात है। अब मान लेते हैं कि हम कौन है, बिजनेसमैन। चलो जी यहां पे बिजनेस ही लिख लेते हैं, बिजनेसमैन। लो जी, और रहीम हमारे लिए क्या था, डेटर। पक्की बात। राम को हमने क्या करना था, पैसा देना था, रहीम से पैसा लेना था। हमने बात करा कि अगर रहीम कैश में दे गया, हमने एंट्री कर लिया कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए से टू रहीम अकाउंट, ऐसा हमने एंट्री किया होगा। अगर चेक में दिया और सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो हमने एंट्री क्या करा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। ये रहा थर्ड पॉइंट कि अगर आया सेम डेट में बट जमा नहीं हुआ, अगले दिन जमा किया, तो हमने वहां पे फिलहाल के लिए एंट्री क्या किया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। आप एक चीज देखो ना, यहां पे एज पर द रूल रहीम अकाउंट हमेशा हर केस में क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि रहीम क्या हमारे लिए डेटर, डेटर क्या होता है, एज पर द मॉडर्न अप्रोच एसेट, और एसेट का रूल क्या कहता है, डिक्रीज इन एसेट, क्या कर दो, क्रेडिट। हम वही तो कर रहे हैं, हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है ना, पैसा आया तो कम हो जाएगा ना। यानी कि डेटर था रहीम 8,000 रुपए से, अब वो पैसा दे देगा तो हमारे बैलेंस शीट में तो अब रहीम का नाम खत्म हो गया ना, डेटर कम हो गया ना, एसेट कम हो गया, तो अब उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट हर केस में। पक्की बात है। तो यहां तक तो ओके था। अब पैसा हमें देना था किसे, राम को, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा अगर सीन होता तो अब पैसा आया हमारे पास, इस पैसे को हमने दे दिया राम को। राम क्या हमारे लिए क्रेडिटर, और क्रेडिटर का साइड क्या होता है, लायबिलिटी, यानी कि क्रेडिटर फॉल करता है लायबिलिटी हेड के अंदर एज पर मॉडर्न अप्रोच, और उसका रूल क्या कहता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या कर दो, डेबिट। कि अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। जब हमने सामान खरीदा था राम से उधार तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया था, राम का उधार अचानक हमारे पे 10,000 का बढ़ गया क्योंकि हमने सामान खरीदा था। अब जब उसे पेमेंट करेंगे तो राम का अकाउंट हमारे यहाँ से खत्म होगा या कम होगा जितना हमने पेमेंट किया है, तो उससे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यानी कि अब हम जनरली अगर हम पेमेंट करते राम को तो एंट्री क्या करते, राम अकाउंट डेबिट। सपोज दैट कि 8,000 रुपये हम इसे देते टू कैश अकाउंट। अगर हमारे पास कैश आया, कैश में अगर हमने दिया तो चेक आया था, बैंक में जमा किया, अब बैंक से देना हुआ तो हम एंट्री क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट। देखो हर केस में राम का अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि क्रेडिटर और उसे कम करना है तो डेबिट कर रहे हम लोग, और उधर हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट था और एसेट कम हो रहा तो क्रेडिट करेंगे। तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर हमने चेक से पेमेंट किया होता तो ऐसा हम लोग एंट्री पास करते हैं। पक्की बात है।
अब ये चेक मेरे पास था और मैंने कहा किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, बैंक में नहीं गया। तो जब कोई चेक बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के अगर कहीं फॉलो हो यानी कि ट्रांसफर हो तो उसे इंडोर्समेंट हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे राम का अकाउंट तो डेबिट होगा, राम को हम कम कर रहे हैं, लेकिन बैंक में जाता तब ना हम यहाँ पे बैंक लिखते, बैंक में तो गया ही नहीं, हमारे पास क्या था, चेक इन हैंड। तो हम यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट तो नहीं लिख सकते, हम अब क्या लिखेंगे, चेक किससे आया था भाई, रहीम से, रहीम का चेक हमने दे दिया किसे, राम को। तो अब हम कंबाइन एंट्री कर देंगे क्या, टू रहीम अकाउंट 8,000 रुपए से। देखो जरा जी, ये भी कम हो गया और ये भी कम हो गया, ये 8,000 से कम हो गया और ये 8,000 से कम हो गया, पक्की बात है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। जितना समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे ना तो पूरा इसी पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आराम से समझ में आएगा। फिलहाल आपका बेस इतना हो जाना चाहिए कि उस समय और अच्छे से समझ में आए। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा, पक्की बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चेक आया था मेरे पास, चेक को हमने जमा किया बैंक में, और जब हम चेक को जमा करते हैं ना, ये सब नोट कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं मिटा रहा हूँ आप भी छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, आपने पूरा का पूरा नोट करना जो भी मैंने यहां पे फिलहाल लिखवाया है। अब ध्यान देते हैं, ये रहा हमारा कैश बुक का एक फॉर्मेट जो जनरली हम फॉलो करते हैं, सिंगल कॉलम मान के ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट क्रेडिट। अब हमारे पास चेक आया, राम से, रहीम से चेक आया था ना, तो हम एंट्री क्या करते हैं, डेबिट साइड में बढ़ रहा है ना, तो हम इधर क्या लिखेंगे, टू रहीम अकाउंट। कितने का चेक आया था भाई, 8,000 का, हमने जमा कर दिया उसी दिन, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, पक्की बात है। बैंक में गया, चेक जमा हो गया। अब बैंक में चेक जाने का मतलब ये थोड़ी कि आपने डाला और पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं, क्लियरेंस होता है, यानी क्लियर किया जाता है भाई। बैंक रेफरेंस या क्रॉस चेक करेगी किससे, रहीम के अकाउंट से। अब रहीम का अकाउंट उसी बैंक में है, किसी और बैंक में है, यहाँ का बैंक है, किसी और स्टेट का बैंक है, या फॉरेन का बैंक है, कई सारी कंडीशन हो सकती है, उसी के हिसाब से टाइम भी लगता है। खैर, बैंक अब क्लियरेंस का जब टाइम आएगा तो चेक करेगी कि क्या, मतलब अब रहीम का जिस बैंक में अकाउंट होगा उसके पास जाएगा नोटिफिकेशन, पूछा जाएगा कि क्या इस बंदे का अकाउंट आपके यहाँ है, तो हाँ है बिल्कुल। इसके अकाउंट में इतना बैलेंस है क्या, इसने एक चेक इशू किया, क्लियर करना है, आप बताओ, फिर आप इस अमाउंट को हमारे कस्टमर के अकाउंट पे ट्रांसफर करो। आप ये चेक हम डिपॉजिट करें, चेक नंबर ये रहा। अब उस रहीम का जो बैंकर होगा वो चेक करेगा क्या है नहीं है। देखो फिर अब हो क्या सकता है, हो सकता है कि रहीम के अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल हो जितने का चेक दिया था, यानी कि 8,000 मिनिमम अवेलेबल होना चाहिए बैंक में, बैंक अकाउंट में, तब तो उसका बैंकर, रहीम का बैंकर चेक क्लियर कर देगा और हमारे बैंक अकाउंट में 8,000 रुपये आ जाएंगे, पक्की बात है। और मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹8,000 8,000 वाया चेक नंबर इतना, ट्रांजेक्शन नंबर इतना, ये सारी चीजें लिख के मैसेज जनरली आपके पास आता होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, पक्की बात। लेकिन मान लेते हैं कि रहीम के अकाउंट में पैसा ही नहीं हो, तो क्या होगा, बैंक वहां पूछेगी, वो बैंकर बोले कि ना 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 इसमें तो है ही नहीं पैसा, तो क्या कैंसिल कर दे, हाँ कर दो। तो बैंक क्या करेगी, अब वो कैंसिल कर देगी। हमने तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था, तो अब हम क्या कर दें भाई, जब चेक क्लियर नहीं हुआ ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं, जब चेक अनक्लियर्ड रह जाए तो हम क्या कहते हैं, इसे डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर हो गया यानी कि चेक हमारा डिसऑनर्ड हो गया, क्लियर नहीं हुआ यानी कि डिसऑनर हो गया। तो अब इससे क्या होगा, हमारा जो बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक 8,000 से बढ़ गया होगा ना, अब उसे हमें कम करना होगा। तो अब इधर हम क्या डालेंगे, भाई जिससे लिया था भाई क्या उससे पैसा नहीं लोगे क्या, अब रहीम से पैसा नहीं लोगे, लेना पड़ेगा ना, तो अब रहीम से पैसा लेंगे। तो यहाँ पे याद रखें कि रहीम बाबू अभी आपसे पैसा लेना है, फिलहाल अभी उसको नहीं समझेंगे, फिलहाल हम लोग 8,000 रुपये से अपने बैंक अकाउंट को कम कर देंगे, पक्की बात है।
जो भी सर्विसेज हमें बैंक प्रोवाइड करता है ना, उसके लिए हमसे कुछ चार्जेस वो लेता है। जैसे आपको अगर एटीएम फैसिलिटी दी जा रही है तो साल में आपको कुछ बैलेंस चार्ज किया जाता है, 150-200 समथिंग, एज पर द बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट फॉल करता है उसके हिसाब से, उसके नॉर्म्स के हिसाब से आपसे कुछ चार्जेस आपके अकाउंट से काटे जाते हैं बैंक चार्जेस के नाम से। उसी तरीके से ये जो चार्जेस कटेंगे जो भी काम करने का, वो क्या होगा, ये हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे बैलेंस को कम कर रहा है ना। अगर हमारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपये है और अगर 100 रुपये चार्ज काट लिया तो अब बैलेंस कितना बचा, 900 ना। लेकिन कैश बुक के हिसाब से मान लेते हैं हमारे यहाँ कितना था, 1000 रुपये ओपनिंग बैलेंस। चलो जी, हमने यहाँ लिखा था टू बैलेंस बीडी कितना, 1000 रुपये, और बैंक ने चार्ज कर दिया कितना, 1000 रुपये में से 100 रुपया बैंक चार्ज के नाम से, बाई बैंक चार्जेस 100 रुपया डिडक्ट कर लिया, तो बैलेंस कितना बचा, 900 ना। तो यहाँ पे हम ये चार्जेस के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि इससे हमारा बैलेंस कम हो रहा है। ये पैसा आया और ये गया, तो 100 रुपया गया ना, किस नाम से, बैंक चार्जेस के नाम से। तो इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, कैश बुक के क्रेडिट साइड में, वो भी किधर, बैंक कॉलम में। पक्की बात है, अभी तक जो भी समझा हमने, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। अब देखो, पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग मेरे को लगता है कि आसान है, आप कर लोगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि स्किप करा जाए। एक चीज बस बता दूंगा आपको कि अगर जैसे कि सीबीएसई वालों की अगर हम बात करें तो उनके सिलेबस में ही नहीं है डिस्काउंट वाला ऑप्शन, यानी कि उन्हें तो हमेशा बस एक ही चीज पढ़ना है, बैंक कॉलम प्लस कैश कॉलम। किसमें, कैश बुक में। अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, जैसे मान लेते हैं परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 @ 5% डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने बैंक से पेमेंट किया है तो एंट्री हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे परचेज का परचेज अकाउंट डेबिट, ये हम लोग एंट्री करते थे। पक्की बात है। डिस्काउंट हमें मिला है ना, डिस्काउंट रिसीव हुआ है कि हमने पे किया है। जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट जब हम खरीद रहे थे ना तो 5% का पे डिस्काउंट मिला है, रिसीव हुआ है, यानी कि देना था 10,000, अब 5% कम करके हम देंगे। तो अब क्या पेमेंट करना है, कितना वो देख लेंगे हम, डिस्काउंट कितना मिला वो देख लेंगे हम। हाँ, तो क्या हो गया हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चूंकि चेक से हमने पेमेंट किया तो हम यहाँ पे मानेंगे कि सामने वाला तुरंत अपना जमा करे, सामने वाला कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है, हमने इशू किया ना, हम बैंक डाल देंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पक्की बात है। परचेज किया कितने का हमने, 10,000 रुपए का। बैंक से पेमेंट किया हमने कितने का, 5% लेस कर दोगे अगर आप तो आ जाएगा कितना, 9,500, और ये 500 कहाँ, डिस्काउंट कॉलम में। पक्की बात है। तो अब क्या होगा, कैश बुक में सिर्फ इनका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड तो ये भी होगा, लेकिन डिस्काउंट का तो कोई कॉलम ही नहीं है ना, तो डिस्काउंट का क्या होगा। इससे जरा हम रिकॉर्ड भी करके दिखाए थे आपको कि कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये बैंक कॉलम वाला कैश बुक हम लोग पासबुक बना रहे हैं, सिर्फ एक ही कॉलम लेकर चल रहा है। फिलहाल हमारे पास कैश का कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, इसलिए पक्की बात है। दो अकाउंट, दो कॉलम रहेगा, हम सिर्फ एक यूज करेंगे फिलहाल, बैंक वाला, ठीक है ना, बैंक कॉलम। हमने क्या करा, एंट्री परचेज, यानी कि पैसा जा रहा है ना तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई बैंक, बैंक से तो जा रहा है तो बाई परचेज। कितने का परचेज किया है, 10,000 का, लेकिन जितना इफेक्ट हुआ हम तो वही दिखाएंगे ना, तो 9500 तो हमने यहाँ दिखाना, 9500 रुपीज़, यानी कि हम लिख देंगे 9500 रुपीज़। पक्की बात है। अब इस 500 का हम क्या करें, ये तो किसका पार्ट है, जर्नल प्रॉपर का, और जर्नल प्रॉपर का रिकॉर्ड कैसे होता है, जर्नल एंट्री पास करके। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इसे मिटा दूं, अब हम सीधा सीधा एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 500, बात खत्म। ये एक छोटा सा चीज़ है जो आपको बताना था। तो अब नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग पिट्टी कैश बुक की बात करेंगे। लेजर पोस्टिंग जो होगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ आप बताएं, फिर मैं आपको वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिट्टी कैश बुक शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।